हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारा नया लेसन शुरू करने वाले जिसका टाइटल है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। यह एक प्रकृति विषय पर निबंध है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्रकृति को विषय बनाकर हमारे लेखक ने एक बहुत ही अच्छा उसका डिस्क्रिप्शन देने का प्रयत्न यहाँ पर किया गया है। गुलमर्ग एक स्थान है जो अत्यंत रमणीय है और हमारे लेखक वहाँ पर रुकते हैं और रुकने के बाद वह अपने आप को हुए एक्सपीरियंस को हमारे सामने रखने का प्रयत्न करते हैं। यह एक काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं कि पाठ है, एक निबंध है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में एक्चुअली में होता क्या है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जिसके लेखक है मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म पंजाब में हुआ था और उसके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत ही रुचि थी। अब साहित्य में रुचि होने की वजह से क्या होगा, जो लेखक है उसमें अपने आप रुचि आ जाएगी और इसकी वजह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहानी लेखन के साथ साथ, कहानी लेखन तो लेखक करते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ उपन्यास और नाटक भी उन्होंने लिखे हैं। किसने? मोहन राकेश ने, जिसमें से इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी, आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। यहाँ पर उसके लिए द्वारा लिखे गए कुछ वर्क्स के नाम हमें दिए गए हैं। आषाढ़ का एक दिन, अधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। अब यह जो लेसन है वहाँ पर क्या दिखाने का प्रयत्न किया है उसका थोड़ा सा परिचय लेते हैं। तो गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश निबंध संग्रह में से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत यानी इट्स ए ट्रैवल ब्लॉग हम कह सकते हैं, इट्स ए ट्रैवल ब्लॉग इन इंग्लिश। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। यानी कि गुलमर्ग जो एक स्थान है वहाँ पर नेचर बहुत अच्छा है और उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लेखक द्वारा किया गया है, विवरण किया गया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भूला ही नहीं जाता और गुलमर्ग से वह इतने प्रभावित हो चुके हैं कि उसका सौंदर्य हमारे जो लेखक है उनसे बाहर हरगिज़ नहीं निकाला जाता। तो कुछ ऐसी है स्टोरी। चलिए अब देखते हैं इस ट्रैवल ब्लॉग में लेखक ने क्या लिखा है। काफ़ी अच्छा है। अगर आपको घूमने फिरने का शौक़ है तो आपको यह लेसन काफ़ी अच्छा लगेगा। तो लेखक शुरू करते हैं। कुछ जगहें होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। पहली लाइन में हमें गुलमर्ग का प्रकृति दर्शन कराने चाहते हैं हमारे लेखक, और वह कहते हैं कि गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है कि आप एक बार उसे देख लो तो बाद में आप उसे भूल जाएंगे। नहीं, आपको हर बार हरगिज़ वह याद रहेगी। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। जब लेखक गुलमर्ग जाते हैं पहली बार तो उसे वहाँ पर कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जाकर वह एक खुला मैदान देखते हैं, देवदारों के वृक्ष देखते हैं, और ऐसा ही नहीं बल्कि घंटे भर में सारा गुलमर्ग वह देख आते हैं, ऐसा उसे लगता है। यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी उस टाइम उन्हें नहीं लगता। मगर बाद में महीनों वहाँ तक रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान पर वो पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। और लेखक कहते हैं कि पूरा तो मैंने देखा ही नहीं, और इतना ही नहीं बल्कि अगर मैं देखना चाहूँ फिर मैं उसे पूरा नहीं देख सकूँगा। आगे हमारे लेखक कहते हैं कि उन्होंने देखा तो कुछ नहीं था और ऐसा मानने में लगते हैं कि गुलमर्ग को पूरा देखा ही नहीं जा सकता। क्यों ऐसा कहते वह डिस्कस करते। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के व्यक्ति के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे
इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। आगे जाके लेखक हमें यह समझाने का प्रयत्न करता है कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाकर एक बार रहता है तो फिर उसे उसकी आदत सी लग जाती है, वहाँ से निकलना का मन ही नहीं करता। लेखक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वह कहते हैं कि कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त। गुलमर्ग का जो सौंदर्य है वह कुछ इस तरह से कि पूरा जो प्रदेश है वह बर्फ से ढका हुआ रहता है। इतना ही नहीं बल्कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उसका जो वातावरण है वो अद्भुत ही लगता है। आगे कहते हैं कि दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ, सूर्योदय और सूर्यास्त होते ही पूरा जो वातावरण है वो बदल जाता है। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने ही से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है। और इसीलिए लेखक हमें कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गुलमर्ग का स्थान छोड़ता है तो उसे कैसा लगता है, जैसे कि अपने से बिछुड़ना। इतनी आत्मीयता का भाव जो है वह आ जाता है। यह कुछ नहीं दर्शाता बल्कि आपका जो प्यार है अपने प्लेस के साथ वह दर्शाने का प्रयत्न करता है। आगे देखते क्या होता है। अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में। अब यहाँ से गुलमर्ग का प्रकृति वर्णन हमें देखने को मिलता है कि सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार और लाल लाल छतों के ऊपर, और वह भी आकाश में। आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। जब भी सूर्योदय होता है तब ऐसा कुछ देखने को मिलता है। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है, यानी कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ फ्रेशनेस और फ्रेशनेस ही देखने को मिलती है। और हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। हर क्षण एक नया अनुभव व्यक्ति को होने लगता है जब व्यक्ति गुलमर्ग के इस स्थल को देखते हैं। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है। चारों ओर हम अगर देखें तो बादलों की जो हारमाला है वह ऐसा लगता है कि बाहें फैलाए घास पर बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि गुलमर्ग ऐसी जगह है जो थोड़ी ऊंचाई पर है और इसी की वजह से पूरे जो बादल है वह नीचे ही देखने को हमें मिलते हैं। अगर आपने मॉनसून सीजन में पावागढ़ का शेयर किया हो तो आपको पता चलेगा कि आप बादलों के बीच ही पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पर्वत पर है इसलिए। ठीक उसी तरह यहाँ पर गुलमर्ग में भी ऐसा दिखने को मिलता है और दूर दूर तक सैलानियाँ यानी मुसाफिर की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। जब सूर्योदय होता है तब पानी की बूंदें भी चमकने लगती है। आगे क्या होता है? रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने में अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है और सूर्यास्त होने के बाद समग्र जो वातावरण है वह पूरा बदल जाता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। चारों तरफ धुंध ही धुंध है। धुंध यानी જેને ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ ફોગ, ફોગ એ ઇંગ્લિશ શબ્દ છે જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય ધુમ્મસ. ઓકે,
એ ચારે તરફ ફક્ત ને ફક્ત શું જોવા મળે છે? ધુમ્મસ જ. ધુમ્મસ હોવાનું કારણ શું? કારણ કે એ જે પ્લેસ છે ગુલમર્ગ એ ઊંચાઈ પર આવેલું છે અને ઠંડા પ્રદેશમાં છે એટલા માટે. और बेबस होकर फैली पगडंडियों, पगडंडी यानी पैदल चलने का रास्ता कि पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी ऐसे ही कोमल, विस्मृत और निढाल. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे लेखक किस तरह से गुलमर्ग का वर्णन हमारे सामने रखते हैं. चारों ओर धुंध ही धुंध पाई जाती है. जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है. पगडंडियाँ जो है वो भी मानो कि बाहें फैलाकर सैलानियों को आकर्षित कर रही है, ऐसी लग रही है. यह और कुछ नहीं बल्कि गुलमर्ग के जो स्थान है और वहाँ पर लेखक ने जो कुछ देखा वह दर्शाने का प्रयत्न वह करते हैं. अब आगे देखते. सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा. आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप उधर उधर भटकते फिरेंगे. यहाँ पर आगे जाके कवि लेखक कहते हैं कि आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे जो द्वीप है वह इधर उधर फिरेंगे. भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंक जाएंगे. जब ही सूर्योदय होगा भेड़ और बकरियां सड़क पर आ जाएगी और वह जो पगडंडी है जहाँ से वह भेड़ बकरियां निकलती है वह जो पगडंडी है वह उसके आकार जैसी हो जाएगी. आपने देखा ही होगा कि जब भी ऐसा कोई भेड़ बकरी या फिर गायों का जो धन है वह रास्ता पसार करता है तो बाद में उसके पैरों के निशान आ जाते हैं. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है कि भेड़ और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंक जाते हैं. उसके जो पैरों के निशान हैं वो पगडंडियों पर आ जाते हैं. दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा और तब जाकर ऐसा लगता है कि दिन अब रात की प्रतीक्षा कर रहा है, यानी कि अब सूर्यास्त होने वाला है और जो सारी ओर जो चहल पहल है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी. क्यों? क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है इसलिए. रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा. मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है और सूर्यास्त होते ही रात होते ही सब कुछ खामोश हो जाता है. सब अपने अपने घर में चले जाते हैं. भेड़ बकरियां अपने घर में चली जाती है. सैलानियाँ भी वहाँ से चले जाते हैं. और इतना ही नहीं बल्कि मैदान की खामोशी जो दिन समय इतनी वाचाल हो जाती है, जो खामोशी है वो छा जाती है और दूसरा दिन होते ही फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिन जो है वो वह वाचाल हो जाता है, यानी काफ़ी सारा शोर हमें सुनाई देता है. तो कुछ इस तरह से डिस्क्रिप्शन हमारे सामने रखा है. सूर्योदय का, सूर्यास्त का, सभी तरह का डिस्क्रिप्शन लेखक ने हमारे सामने रखा है. अब आगे का जो परिच्छेद है वहाँ पर लेखक अपने साथ बनी एक घटना का वर्णन करने वाले हैं और उसके साथ क्या हुआ था वह चलो देखते हैं. काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर लिखने का प्रयत्न किया है कि गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी. वह ऐसा नहीं कहते कि मैं गुलमर्ग की रात को कभी नहीं भूलूंगा, बल्कि हमें ऐसा कहते हैं कि गुलमर्ग की वह जो रात है वो मुझे कभी नहीं भूलेगी. ऐसा क्यों? देखते हैं. मैं होटल की खिड़की में खड़ा था. जो इंसिडेंट है वो कुछ इस तरह से हमारे सामने रखा गया है कि जो हमारे लेखक है वह होटल की खिड़की में खड़े थे और बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी. बादल गरजता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था. मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने लपेट में ले. वह काफ़ी देर से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वह बादल आकर मुझ पर बरस जाए और मैं भीग जाऊँ. जो लेखक है वह क्या करना चाहते, तो वो जो बरसती घटा है उसमें अपने आप को भिगाना चाहते थे. वह चाहते थे कि यह जो बादल है, बरसती घटा है, वह मेरी तरफ आए और मुझे उसमें लपेट ले. बरसती घटा में गिर जाने के से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है.
और हम सभी को बारिश में भीगने का मज़ा आता ही है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको बारिश पसंद ना हो। और हमारे लेखक भी गुलमर्ग की ये जो बादल है उसमें भीगना चाहते थे। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर होकर अपनी खिड़की में खड़ा बुला रहा था कि आ आ आ। ऐसा लेखक उसे बुला रहे थे। सी, अगर आपको नेचर पसंद है तो डेफिनेटली ये सब आप भी करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको नेचर पसंद होना काफ़ी ज़रूरी है। नेचर को एंजॉय करना चाहिए। कुदरत जो है, अगर आपको माइंड की फ्रेशनेस चाहिए तो भी आप यह कर सकते हैं कि कोई अच्छी जगह पे चले जाओ, आप अपने आप फ्रेश हो जाओगे। यहाँ पर वही देखने को मिलता है कि जो लेखक है वह क्या कर रहे हैं, तो जो बादल है उसे बुलाने का प्रयत्न करते हैं कि मैं तुझमें समाना चाहता हूँ, तुझमें भीगना चाहता हूँ। और किसको कहते हैं? ना ही कोई लड़की को, बल्कि बादल को बोलते हैं। तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ, और कहते हैं कि मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज़ थी मगर घटा तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। हवा तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन वह जो बादल था वो पूरी अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा था। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, लेकिन दूसरी ओर तूफान तो उठा हुआ ही था। बार बार जोर की गरज होती थी, जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी। चारों ओर गर्जन तो चालू ही थी, जिससे क्या होता, धरती और आकाश की शिराएं कांप उठती थी। यानी कि जो बादल था, जो बारिश थी, वो काफ़ी अच्छी तरीके से बरसती आ रही थी। और आगे क्या होता है, मैं खुश था, बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कांपती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट को हर चीज़ को नंगा कर जाता था। बिजली गरजने से क्या होता था, प्रकाश का भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। इसका मतलब है जब बारिश के समय में बिजली चमकती है तब आप देखते होंगे कि रात को पर्टिकुलरली जो सारी चीज़ें हैं वह आपको दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि बिजली की लाइट उस पर गिरती है, इसलिए। और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि बिजली गिरने की वजह से क्या होता है, जो गुलमर्ग की चारों ओर नेचर था वो रात को भी पूरा दिखाई देता है, और इसी तरह ये जो बिजली की लाइट्स थी वह उसको नंगा कर देती थी। और मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। और लेखक मन ही मन खुश होते थे कि थोड़ी ही देर में ये जो सारी घटाएं हैं वो मुझ पर आ बरसेगी और मैं उसमें एंजॉय करूँगा। लेकिन मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने आप पर लेने के लिए तैयार था। जो लेखक है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। क्यों? क्योंकि उसको वह बादल है उसमें भीगना था, इसलिए। अभी तक जो लेखक है उसकी मनोकामना यह है कि वह गरजते और बरसते बादल में भीगना चाहते थे। घटाएं आ रही थी, जो मौसम था वह भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, चारों ओर हवाएं उठे थी। लेकिन आगे जाके क्या होता है, मगर अचानक हवा रुक जाती है। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। यानी जो बादल थी वो वहीं पर रुक जाती है और लेखक की जो इच्छा है उसमें भीगने की वह पूरी नहीं होती, और जो वह बढ़ता हुआ तूफान है वह वहीं पर ठिठक जाता है, यानी कि रुक जाता है। कैसे? मानो के कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा हो, ऐसी ही तरह। यानी कि अगर कोई पक्षी घायल हो जाए और वह अपना दम तोड़ने लगे, ठीक वैसी तरह जो बादल था वो भी उसका दम तोड़ने लगा था, यानी वहाँ पर रुकने लगा था। जो तूफान उठा था वो धीरे धीरे समने लगा था। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, बिजली की भी सांस रुकने लगी थी, और साथ साथ हमारे लेखक की भी। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि लेखक को उस
बारिश में भीगना था। अपनी तरफ वह उसको बुला रहे थे, लेकिन उसकी यह जो मनोकामना थी वह पूरी नहीं होती। और कहते हैं, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ मेरा भी। जो ईगरली वेटिंग कर रहे थे लेखक बारिश में भीगने का, वह बढ़ते बादल के नीचे भीगने का, वह आखिर में बंद हो जाता है और तूफान के साथ साथ उसका भी जोम टूट जाता है। मैं उसके बराबर का कभी ना हो सका। और वह बोलते हैं कि मैं बादल के बराबर कभी ना हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में 2-1 बार ही आते हैं। ऐसे क्षण हमारे जीवन में बार बार नहीं आते। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण की हर क्षण की किसी ने किसी जीवन पर किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। अब यहाँ पर जो मैसेज हमें देखने को देने का प्रयत्न करते हैं, क्या कि हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हमें लगता है कि हमारे ऊपर ही मुश्किल आ रही है, सारी मुसीबतें हमारे पर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप दूर से ही किसी भी चीज़ को मुसीबत की नज़र से मत देखो, बल्कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो मुसीबत है ही नहीं। यहाँ उस बादल के एग्जाम्पल के द्वारा हमें यह समझाने का प्रयत्न किया है कि वो जो बादल है वो और कुछ नहीं बल्कि मुसीबत है। लेकिन आप देखते ही है कि वह जो बादल है वह लेखक तक पहुँच ही नहीं पाते। ठीक वैसी तरह जीवन के व्यक्ति में कई सारी मुसीबतें आती रहती है, लेकिन फिर भी वह सिर्फ दूर से ही हमें मुसीबत लगती है। कई बार ऐसा ही होता है कि वह मुसीबत हमारे तक पहुंच ही ना जाए, जो हमें देखते आए कि वह एक मुसीबत है। इन शॉर्ट, आपको हर एक कंडीशन में पॉजिटिव रहना चाहिए। आगे देखते हैं। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है, वरना वहाँ है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहाँ गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? और वापिस आते हैं लेखक और हमें कहते हैं कि अगर गुलमर्ग को हमें देखना है तो वहाँ पर देखने लायक क्या है? सिर्फ एक गोल्फ का मैदान है जहाँ पर लोग गोल्फ खेल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बल्कि वो अपने आप पर डिपेंड है कि आप कैसे व्यक्ति हो और कैसे उसको ले रहे हो। और 2 क्वेश्चन करके हमारे जो लेखक है वह इस चैप्टर को एंड करते हैं। तो यह एक प्रकृति का वर्णन करता हुआ निबंध है जो हमारे लेखक द्वारा लिखा गया है। गुलमर्ग एक स्थान है, अत्यंत रमणीय स्थान है, और वहाँ पर लेखक को एक अनुभव हुआ था, उसका वर्णन वह हमारे सामने रखते हैं। आई होप कि हमने जो डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। आपको वर्कशीट में इसके प्रश्न और उत्तर लिखने हैं और वह प्रश्न और उत्तर आपकी परीक्षा के लिए भी पूछे जाएंगे। तब तक के लिए ऑनलाइन पढ़ते रहे। थैंक यू।